हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो हमारे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज की फर्स्ट लेक्चर थी, जिसमें हमने बहुत सारी डिस्कशन ऑलरेडी कर ली थी। जैसे कि उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर ले, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग की बीच की डिफरेंसेस की बात कर ले, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर ले, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने लंग्स की जो है बेसिक डायग्राम जो है वो आपको बता दिया था। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि जो उसकी एक्चुअल डायग्राम है, उसकी जितनी भी पार्ट्स हैं उसके अंदर की, वो सारी चीज़ें जो है फिर से मैं इसको डिस्कस करूँगी। तो आज की जो लेक्चर है वो लेक्चर 2 है, और हमारा लेक्चर 1 जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो ऑलरेडी हो रखा है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। आज की जो लेक्चर है वो लेक्चर 2 है, और इसके दौरान हम देखेंगे कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपको फर्स्ट क्लास जो थी उसकी रिकॉल करवा देती हूँ। इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है, और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसके दौरान जो होता है ब्रेकडाउन होती है बायोमोलिक्यूल्स की, जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसकी ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताया था कि एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक होता है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, प्लांट्स एनिमल्स इन सब के केस में देखने को मिलता है। जो एनएरोबिक होती है वो उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, यानी कि एटीपी, वो प्रोड्यूस होता है। ये मसल सेल, यीस्ट, एनएरोबिक बैक्टीरिया, इन सब के केस में एनएरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है। इसके बाद मैंने आपको बेसिक डिफरेंसेस बताई थी, दैट इज द ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की, जिसमें हमने आपसे कहा था कि ब्रीदिंग एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है। नॉर्मल जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है वो एक तरह का ब्रीदिंग प्रोसेस हुआ, लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे एनर्जी बनती है और एनर्जी खर्च होती है इन द केस ऑफ ब्रीदिंग। उसके बाद मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के केस में ब्रीदिंग देखने को मिलता है, और सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। फिर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके ऊपर हमने आपको बताया था कि जितने भी तरह के फाइलम थे उनके ऊपर और उनकी अंदर जो भी प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि इससे जो है क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे मैंने स्मॉलेस्ट जो सबसे बेसिक वाला हमारा फाइलम था वो था हमारा, दैट इज द पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ और एस्केलमिंथस। ये सब चीज़ें हम जो है एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ पॉरीफेरा से लेकर के जो एस्केलमिंथस है, इनमें जो है बॉडी सरफेस जो होती है इसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है बाय द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस से। जो एनिलिडा होता है इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस जो है इसका मैंने आपको बताया था फ्रॉग के केस में भी कि क्यूटेनियस का मतलब होता है मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन। उसके बाद आर्थ्रोपोडा जो होता है ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, तो इसके अंदर वास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि प्रॉन्स की बात कर ले उसमें गिल्स होता है, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट की बात कर ले तो उसमें ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, जो स्पाइडर स्कॉर्पियंस होता है उसमें बुक लंग्स, लिमलस यानी कि किंग क्रैब जो होता है उसमें बुक गिल्स प्रेजेंट होता है, मोलस्क में टिनिडिया जो है गिल्स का काम करता है। उसके बाद जो कैनोडामाटा होता है उसमें ट्यूब फीट होता है रेस्पिरेशन के लिए। हेमिकॉर्डाटा में भी गिल्स होता है, और कॉर्डाटा में भी बहुत सारी तरह के क्लासेस होते हैं, जैसे कि पीशेस हो गया इसमें गिल्स होता है, एम्फीबियंस जिसमें स्किन, गिल्स, लंग्स और बकोफेरेंजियल कैविटी से भी हो जाता है। उसके बाद एप्स, मैमल्स और रेप्टाइल जो होता है इसमें केस में भी लंग्स हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसको पूरा अच्छे से देखा था कि सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी नजल कैविटी, और माउथ वाले स्टार्ट होती है हमारी बकल कैविटी। नजल कैविटी और बकल कैविटी दोनों एक जगह पे जाके मिलते हैं, जिसको कहते हैं फेरिंग्स। इसके बाद फेरिंग्स के बाद आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आता है हमारा दैट इज दी वही ईसोफेगस, उधर से स्टार्ट होता है जो कि फूड पाइप होता है। और गलेट की बात कर ले, मतलब ईसोफेगस को कवर करने वाला जो होता है वो गलेट होता है, और जो लैरिंग्स को हमारा दैट इज हमारे जो ट्रैकिया होता है उसके ऊपर जो लगी रहती है ढक्कन, उसको कहते हैं दैट इज द ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस को कवर करता है हमारा एपिग्लॉटिस, मतलब लैरिंग्स का विंड पाइप का जो पार्ट होता है वो। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे सॉरी विंड पाइप तो हमारा ट्रैकिया होता है, साउंड बॉक्स होता है लैरिंग्स। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई। फिर ये सारी चीज़ें जो है स्टार्ट हो जाती है। मैंने ऑलरेडी आपको पाथवे बता दिया था क्या क्या है, जो कि मैं आज की क्लास में दिखाऊंगी। फिर जो हमारा लेफ्ट और राइट लंग होता है, इसमें लेफ्ट लंग जो होता है उसमें एक पोर्शन होता है, एक नॉच होता है जिसको हम मेडियास्टिनम कहते हैं, जहाँ पे जो होता है हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। इसके बाद जो है हमने पूरा का पूरा पाथवे जो है उसको कवर किया था, दैट इज द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होके फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई,
टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर शैक और एल्वियोलाई। यहाँ तक आके ऐसे पाथवे चलती है। ठीक है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कराया था कि रेस्पिरेटरी पाथवे जो है इसके ऊपर, इसमें दो जोन प्रेजेंट होता है, एक होता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो हमारा कंडक्टिंग जोन होता है, कंडक्टिंग जोन में सिर्फ कंडक्शन होता है, मतलब बेसिकली हेल्प करता है ये इन पासिंग द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई तक उस एयर को लाने का काम, सिर्फ कंडक्शन का काम जो है वो करता है ये कंडक्टिंग जोन। ये ह्यूमिडिफाई करेगा, जो भी इनहेल्ड एयर है उसको ह्यूमिडिफाई करता है। इसके बाद उस एयर को क्लियर करेगा, उस एयर को जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है उसको उसके तक लाता है। तो ये काम होता है हमारा बेसिकली कंडक्टिंग जोन का। जो रेस्पिरेटरी जोन होता है वहां से मेन जो गैसेस एक्सचेंज वाला काम है ब्लड और टिश्यू के बीच में, ब्लड वेसल्स और एल्वेलाई के बीच में, इनका काम जो होता है रेस्पिरेटरी जोन का होता है, जिसके अंदर हमारा आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वहां से लेकर के एल्वेलाई तक जो होता है रेस्पिरेटरी जोन होता है। और जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है हमारा, वहां से टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है यहाँ तक हमारा कंडक्टिंग जोन प्रेजेंट होता है। तो हम एक बार और जो है आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स जो है उसको हम अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारा ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया जो होता है इसमें क्या होता है, सी सेप्ट की कार्टिलेजनस इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होता है। इनकम्प्लीट होता है पीछे, मतलब यानी कि आगे से वो कवर रहता है, और पीछे से मतलब सी सेप्ट इसलिए है क्योंकि अगर वो पूरा रहेगा तो राउंड हो जाएगा, ओ शेप का हो जाएगा। लेकिन अगर वो आधा है तो इसका मतलब है कि वो सी सेप्ट का है, यानी कि आगे से तो कवर्ड है लेकिन पीछे से खुला हुआ है। तो इसलिए इनकम्प्लीट कार्टिलेज की बनी हुई रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, यहाँ पे जो हमारा ट्रैकिया होता है वहां पे। जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर इससे फर्दर डिवीजन होकर वो टर्शरी ब्रोंकाई बनता है, फिर छोटे छोटे और डिविजन्स होते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बनता है, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल बन जाता है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो जाता है, फिर एल्वेलाई की डक्ट होती है, एल्वेलाई की सैक होती है, उसके अंदर हो जाती है एल्वेलाई, मतलब ये होता है एल्वेलाई की डक्ट, फिर ये होता है एल्वेलाई की सैक और उसके अंदर होता है एल्वेलाई। तो ये बेसिकली हम लेफ्ट लंग को दिखाएं क्योंकि यहाँ पे हमें मेडियास्टिनम भी दिखाना था। इसमें एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हम कार्डियक नॉच, जिसको हम मेडियास्टिनम भी कहते हैं। जो इनकम्प्लीट सी शेप की कार्टिलेज की रिंग मैंने आपको बताई है वो प्रेजेंट होता है टिल इनिशियल ब्रोंक्यूल, जहां पे इनिशियल ब्रोंक्यूल है वहां तक प्रेजेंट होता है ये कार्टिलेज की रिंग। ये इसलिए प्रेजेंट होती है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है ट्रैकिया को फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी कि जब बहुत ही प्रेशर में हवा क्या होता है अंदर आ रहा है या फिर बाहर जा रहा है, तो उस दौरान क्या होता है कि मतलब जो ट्रैकिया हमारा वो कोलैप्स ना कर जाए, इसकी वजह से वहां पे क्या होती है, मतलब सी शेप की कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है ताकि वो उसको उसी पोजीशन में होल्ड करके रख सके, इसीलिए वहां पे ये रिंग प्रेजेंट होती है। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे, दैट इज इट प्रोटेक्ट द ट्रैकिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग ड्यूरिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द इसोफेगस। मतलब इसोफेगस जो है वहां पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रही होती है, हमारी जो फूड पाइप है वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रही होती है जब हम स्वेलो करते हैं फूड को, तो उसके दौरान क्या होता है कि ट्रैकिया भी उसके साथ, क्योंकि वो अटैच्ड है तो वो कोलैप्स ना कर जाए, इसके वजह से क्या होता है कि वहां पे सी शेप की कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है, और प्रेशर भी बहुत होता है हवा का, तो इसकी वजह से भी सी शेप की जो कार्टिलेज रिंग होती है वो बनती है हाइलिन कार्टिलेज से। तो ये भी हमें याद रखना है कि कार्टिलेज की जो सी शेप की रिंग होती है वो कौन से तरह की कार्टिलेज से बनती है, तो दैट इज दी हाइलिन कार्टिलेज से बनती है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कंपार्टमेंट्स ऑफ द लंग्स। हमारी लंग्स की जो एक्सटर्नल और इंटरनल कंपार्टमेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स हमारा एक तरह का साउंड बॉक्स है, ठीक है। इसके ऊपर ग्लॉटिस और ग्लॉटिस के ऊपर ढक्कन चली रहती है, दैट इज द एपिग्लॉटिस की, ठीक है। यहाँ तक हमें पता है। ट्रैकिया जो है यहाँ पे ऐसे डिवाइड करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई वगैरह में। तो ये इसकी सबसे पहले लंग्स की बात कर ले तो लंग्स जो होती है इसमें राइट और लेफ्ट की हम बात करें तो राइट वाली जो लंग होती है इसमें 3 लोब प्रेजेंट होता है, यानी कि 3 डिविजन्स प्रेजेंट होता है, और जो लेफ्ट लोब होता है वो उसमें 2 डिविजन्स ही प्रेजेंट होता है, और वो थोड़ा सा छोटा भी होता है राइट लंग से, ठीक है। और जो हमारा बाहरी वाला होता है, यानी कि ये जो इसकी लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम प्लूरा कहते हैं। बेसिकली जो कवरिंग है उसको हम प्लूरा कह रहे हैं यहाँ पे लंग्स की कवरिंग को। तो आउटर जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं आउटर प्लूरा, या फिर पेराइटल प्लूरा भी इसका नाम है, यानी कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर इनर को हम विसरा भी नाम देते हैं, तो विसरल प्लूरा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइड में होगी, यानी कि आउटर प्लूरा यानी कि पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा हो जाता है, ठीक है। नीचे हमें पता है कि हमारा जो है डायफ्रागम जो है होता है, इसकी मसल को हम कहते हैं
फ्रेनिक मसल, ये मस्कुलर होता है बेसिकली डायफ्रैग, तो इसमें मस्कुलर होता है, दैट इज फ्रेनिक मसल प्रेजेंट होता है। और जो राइट लंग है इसमें 3 फीजर्स प्रेजेंट होता है, और जो लेफ्ट लोब होता है इसमें मतलब लेफ्ट जो लंग होता है उसमें हमारा दैट इज द 2 फीजर्स प्रेजेंट होता है। एक होता है अपर लोब, उसके बाद होता है लोअर लोब, इसमें होता है अपर, मिडल और द लोअर लोब। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो कवरिंग होती है लंग्स की उसको हम कहते हैं प्लूरा। जो 2 प्लूरल स्पेस होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब फ्लूइड नहीं रहेगा तो क्या होगा कि लंग्स जो होता है वो क्या होता है, कोलैप्स कर जाएगा। लंग्स भी तो कोलैप्स कर सकता है, तो इसलिए उसमें प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि फ्रिक्शन को मेंटेन करके रखता है, मतलब 2 मेम्ब्रेन के बीच में, ताकि फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन जो रिड्यूस होता है, मतलब उस फ्रिक्शन जो होता है, जो भी फ्रिक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ताकि उस फ्रिक्शन को क्या करे, रिड्यूस किया जा सके। फ्लूइड जो होता है वो क्या होगा, फिसलेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोरेसिक कैविटी जो हमारी पूरी जो चेस्ट वाली रीजन होती है, अब ये कैसे बाउंडेड रहती है, इस बाउंड्री को हम देख लेते हैं। ये बाउंड्री समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले बाउंड्री की बात कर ले तो सबसे एंटीरियर यानी कि सबसे आगे में क्या होता है, हमारा क्लेविकल होता है। क्लेविकल क्या होता है, हमारा कोलर बोन, जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो सबसे आगे जो होता है हमारा वो होता है दैट इज एंटीरियर, यानी कि एंटीरियर यानी आगे तो है लेकिन ऊपर की तरफ एंटीरियर क्लेविकल होता है। क्लेविकल को हम कोलर बोन या फिर ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा पोस्टीरियर, जो हमारा मतलब सबसे ऊपर तो एंटीरियर, सबसे नीचे तो हमारा डायफ्रागम जिसमें फ्रेनिक मसल प्रेजेंट होता है। तो ये है। इसके बाद हम बात कर ले डॉर्सल यानी कि पीछे वाला साइड होता है। पीछे वाला साइड हमारा क्या है, थोरैसिक वर्टिब्री है और रिब्स भी प्रेजेंट है। थोरैसिक वर्टिब्री कितनी है, दैट इज दी 12 है। तो पीछे से हमारे थोरैसिक वर्टिब्री हो जाती है 12, जो कि बेसिकली हम पूरा वर्टिब्री की बात नहीं करें, सिर्फ थोरैसिक की बात करें, क्योंकि ये थोरैसिक कैविटी की बात हो रही है, यानी कि थोरैक्स को पूरी कैविटी है उसकी बात चल रही है। तो डॉर्सल साइड में इसको कवर करती है थोरैसिक कैविटी, यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रे यानी कि 12 होती है, और रिब्स भी होता है। इसके बाद जो वेंट्रल साइड है यानी कि आगे की साइड है, आगे की साइड में जस्ट प्रेजेंट होता है हमारा स्टर्नम और रिब्स, जो कि साइड से कवर कर रही है, और लेटरल साइड में तो हमारा रिब्स प्रेजेंट ही होता है। तो बेसिकली एक लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंटीरियर सबसे ऊपर में क्लेविकल, फिर नीचे डायफ्रागम, पीछे से थोरैसिक कैविटी और रिब्स, उसके बाद वेंट्रल साइड में जो होता है हमारे सबसे आगे स्टर्नम और रिब्स, और लेटरल साइड में भी रिब्स। तो ये सब मिला के हो जाता है थोरैसिक कैविटी। इसके बाद कुछ और एनसीईआरटी के पॉइंट्स की बात कर ले तो जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो क्लोज कांटेक्ट में रहता है विद द थोरैसिक कैविटी। हमारी जो थोरैसिक कैविटी जो होती है उसके साथ क्लोज कांटेक्ट में कौन रहेगी, इनर प्लूरल मतलब विसरल प्लूरा या पेराइटल प्लूरा। तो पेराइटल वाली यानी कि आउटर वाली प्लूरा जो होती है वही कांटेक्ट में रहेगी। जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो कांटेक्ट में रहता है लंग्स की हमारी जो सरफेस होती है उससे, ये हमें ऑलरेडी पता है। इसके बाद रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं उसको अब हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर जो होगा वो हमारे एल्विलाई तक आएगा, और एल्विलाई से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होता है वो जाता है। मतलब हम ऑक्सीजन वाली एयर क्या करते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारे तरह के गैसेस हैं। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो हमारे एल्विलाई में आएगी, और एल्विलाई से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ एयर जो होता है ज़्यादा। हम इसलिए कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि जो हम ले रहे हैं एयर उसमें ग्रेटेस्ट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन बाकी के सारे गैसेस भी आते हैं। ऐसे एल्विलाई से जो रिलीज होता है इसमें ऑक्सीजन भी बाहर जा रहा होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाली एयर जो है वो बाहर जा रही है फ्रॉम द एल्विलाई से एटमॉस्फेरिक एयर में। तो इसको हम ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है या पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये इसको ही कहते हैं, जिसमें कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है नॉर्मल सा। तो सबसे पहले ये देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, उस गैसेस की डिफ्यूजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है डिफ्यूजन होती है, एल्विलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे इस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होगी। ठीक है। तीसरा, उस जो गैसेस होती है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है बाय द ब्लड जो होती है उस गैसेस की ट्रांसपोर्ट करती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है उसके बीच में डिफ्यूजन होते हैं बिटवीन ब्लड और टिश्यू, ब्लड और टिश्यू तक, अब टिश्यू तक पहुंचा है तो ब्लड और टिश्यू जो है इसके बीच में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, डिफ्यूजन देखने को मिलती है। इसके बाद उस ऑक्सीजन की जो होती है सेल के द्वारा यूज होती है, तो इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कैटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस होने हैं इसके लिए उस ऑक्सीजन का यूज होता है बाय द सेल, एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो फिफ्थ स्टेप ये है जहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगा और CO2 जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है।
इसके बाद हम ब्रीदिंग की मैकेनिज्म की बात कर ले तो क्या क्या कौन कौन से मसल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं हमारी ब्रीदिंग में, उसको अब हम देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले हमारे डायफ्रागम की बात कर ले, जो हमारी नीचे वाली पार्ट थी थोड़ा सी कैविटी की। तो डायफ्रागम जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है फ्रेनिक मसल्स, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन जो होती है इसमें जो हमारी दैट इज डायफ्रागम जो होती है नॉर्मल कंडीशन में, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं और रिलीज करते हैं उस दौरान क्या होता है कि हमारे नॉर्मल कंडीशन होती है, और नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो डायफ्रागम की जो स्ट्रक्चर है वो डोम शेप की होती है, यानी कि थोड़ी सी कर्व रहती है, कटोरी जैसी डोम शेप की होती है। तो इस तरह की रहती है हमारी स्ट्रक्चर नॉर्मल कंडीशन में। उसके बाद दूसरा होता है हमारा दैट इज द इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल जो होता है इसमें एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जब हम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है घटता है। इंटरनल कोस्टल मसल की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट करने से वॉल्यूम क्या होगा घट जाएगा, और रिलैक्स करने से क्या होगा लंग्स एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है चप जा रहा है, चप जा रहा है तो क्या होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कमेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो वॉल्यूम जो होता है वो अगर घटता है तो प्रेशर क्या होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा और प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो और रिलैक्स करेंगे, जब हम रिलैक्सेशन करेंगे तो उस दौरान क्या होगा वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तीसरा मसल जो इन्वॉल्व होता है वो हमारा एब्डोमेन का मसल होता है, एब्डोमिनल मसल। तो पहला डायफ्रागम की फ्रेनिक मसल, दूसरी होती है इंटरकॉस्टल मसल जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की मसल इन्वॉल्व रहती है। उसके बाद तीसरी होती है हमारी दैट इज दी एब्डोमिनल मसल। इसके बाद जो है हम दो तरह से ब्रीदिंग देख सकते हैं। एक नॉर्मल तरह की ब्रीदिंग होती है, एक फोर्सफुली हम जब ब्रीथ करते हैं तब, जब हम योगा वगैरह कहते हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो फोर्सफुल ब्रीदिंग हमारी वहाँ पे चलती रहती है, और जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम बाकी टाइम जो लेते हैं वो नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी होती है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है ये इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता ये नॉर्मल ब्रीदिंग। इसमें डायफ्रागम जो है वो इन्वॉल्व रहती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ये मतलब हेल्प करता है इसमें। तो डायफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो इन्वॉल्व रहती है इन द केस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। लेकिन अगर हम फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात कर ले, जब हम फोर्सफुली ब्रीथ कर रहे हैं तो फोर्सफुली कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में है, तब हम वो ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, यानी कि फोर्सफुल वाला। तो डायफ्रागम तो इन्वॉल्व रहता ही है यहाँ पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल, ये सारे के सारे मसल जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है इन द केस ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग, जब हम वॉलेंट्री ब्रीदिंग कर रहे हैं। लेकिन इन वॉलेंट्री ब्रीदिंग में सिर्फ डायफ्रागम की मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो इन्वॉल्व रहती है। इसका फुल फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और IICM जो लिखे है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है। इसके बाद जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, हम बात कर ले एल्वियोलाई की। तो एल्विलस जो होता है इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले ये वाली हमारे एल्विलस है। एल्विलस की जस्ट बाहर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। उसमें मैंने आपको टिश्यू वाला पार्ट जब कराया था तब मैंने आपको बताया था कि एल्विलाई की जो कैविटी होती है, एल्विलाई की मेम्ब्रेन वहां पे प्रेजेंट होता है, दैट इज दी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो इसको कवर करता है। तो ये वाली इसकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है जो कि एल्विलाई को कवर कर रही होती है। इसके बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जस्ट इसके बाद प्रेजेंट होता है बेसमेंट सब्सटेंस। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है हमारी ब्लड कैपिलरीज, मतलब इन दोनों के बीच में मैंने आपको बताया कि एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में भी क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इन दोनों के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है, तो ये होता है इंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज की इंडोथेलियम। और मतलब इन तीनों को एक तरह का एल्वेलस का स्ट्रक्चर बताया जाता है गैसियस एक्सचेंज की मेम्ब्रेन। तो ये एल्वेलस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज है। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, इसके अंदर आरबीसी वगैरह प्रेजेंट होता है। ये हमारा एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द दैट इज द एल्वेलाई, इसके बाद बेसमेंट सब्सटेंस और इंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। तो ये गैसेस एक्सचेंज की साइट होती है, तो ये हमें याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलस जो है इस यहाँ तक हमने बात कर लिया है। इसके बाद जो है हमारा रेस्पिरेशन का मेन हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, जहाँ पे रेस्पिरेशन हम देखेंगे कि कैसे होता है, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है। इसके बाद हम जो भी तरह के हमारे वॉल्यूम वगैरह हैं, टाइडल वॉल्यूम वगैरह जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, इसके बाद तो उन सबको हम अच्छे से कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आज लगा के हो गई है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और क्या हो रहा है ना कि अभी जो है आप जैसे जैसे मतलब लेक्चर जा रहा है आप इसको समझते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे बेसिकली बीच में ही घुसने से आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सा भी लेक्चर उठा के देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा करना होगा। तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर। तो लेक्चर बहुत ही शॉर्ट ही रहते हैं तो आपको देखने में आसानी ही होगी, तो आप पहले उसको देख लीजिए, इसके बाद फिर इसको
कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।